भारत के मिसाइल पुरुष एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी हार नहीं मानी और जो एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक सच्चा भारतीय जिसने हमारी सभ्यता के 3 आधारभूत आदर्श दम, दान और दया, आत्मनियंत्रण, त्याग, पीड़ितों के लिए करुणा और संवेदनशीलता अपने अंदर समो लिए। एक महामानव जिसने इस संसार से थोड़ा सा ही लिया परंतु अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे ही अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक और देश के 11वें राष्ट्रपति का जीवन चरित्र है। यह छोटी सी पुस्तिका। जन्म और परिवार। हमारे नायक का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर हुआ था, जहां पवित्र रामेश्वर धाम तीर्थ स्थित है। अपने पिता श्री जैनुल अबादीन एवं माता आसियम्मा की 5वीं संतान अब्दुल कलाम अपने से 3 बड़े भाइयों एवं बड़ी बहन आसिन जोहरा के दुलारे थे। पिता नाविक थे और तीर्थयात्रियों को पंबन से धनुषकोटी, जहाँ रामायण काल में श्री राम द्वारा समुद्र की ओर सरसंधान करने के कारण वह स्वयं धनुष के आकार का हो गया है, तक की समुद्र यात्रा करा कर रोजी रोटी कमाते थे। कभी जब भारत भूमि एवं उसके पंबन द्वीप के बीच सेतु नहीं बना था, यह परिवार इन दोनों के मध्य नौकाओं से चलने वाले व्यापार के कारण समृद्ध था। सेतु निर्माण के बाद आय के इस स्रोत के समाप्त हो जाने से धीरे धीरे परिवार की आय सीमित होती चली गई। यद्यपि पंबन और धनुषकोटी के बीच नौका परिवहन के कारण परिवार के भोजन, वस्त्र एवं औषधि आदि का प्रबंध सुचारू रूप से होता रहा। फिर भी बालक अब्दुल कलाम को द्वीप पर समाचार पत्र बेचकर परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग करना पड़ता था। बचपन में मिले संस्कार। परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, यद्यपि किसी भी प्रकार की कट्टरता से रहित था। पिता सवेरे 4 बजे ही उठकर नमाज पढ़कर दिन का प्रारंभ करते थे। बालक अब्दुल कलाम को भी संध्याकालीन नमाज के लिए मस्जिद ले जाया जाता था और अर्थ न समझते हुए भी उसे अरबी भाषा में संपूर्ण नमाज याद हो गई थी। इतना सब होते हुए भी रामेश्वरम मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से जैनुल अबादीन की गहरी मित्रता थी और वे दोनों घंटों आध्यात्मिक बातों की चर्चा में निमग्न रहा करते थे। माता आसियम्मा उन्हें तथा अन्य बच्चों के रात में उनके सोने से पहले रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थीं। इन बातों का बालक अब्दुल कलाम पर गहरा प्रभाव पड़ा और बाद के जीवन में भी वह अध्यात्म के प्रति सदैव सचेत रहा। सच तो यह है कि बालक कलाम के घर से रामेश्वरम मंदिर चंद मिनटों की ही दूरी पर था और विद्यालय जाते हुए प्रारंभ में ही वह इस प्रसिद्ध तथा पवित्र शिव मंदिर की परिक्रमा करना कभी नहीं भूलता था। जब बालक कलाम 6 वर्ष का था तभी पिता जैनुल अबादीन ने एक संबंधी अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर यात्रियों को पंबन से धनुषकोटी तक ले जाने के लिए एक विशाल नौका का निर्माण किया, ताकि परिवार की आय में वृद्धि हो सके। कुछ दिन हंसी खुशी में बीते और फिर एक दिन आए भीषण तूफान ने इस नौका की बलि ले ली और साथ ही पंबन सेतु को भी समाप्त कर दिया। बालक कलाम ने समुद्र का ऐसा रौद्र रूप पहली बार देखा था, वह भयभीत हो उठा। यद्यपि बाद में इसके कारण ईश्वर में उसकी आस्था और दृढ़ हुई। बचपन में कलाम के सबसे अच्छे मित्र उनके अपने भाई अहमद जलालुद्दीन थे। यद्यपि आयु में वे कलाम से 15 वर्ष बड़े थे, वे भी अपने पिता की भांति ईश्वर की सत्ता में दृढ़ विश्वास रखने वाले थे और इसीलिए कलाम के जीवन की आध्यात्मिक आधार भूमि तैयार करने में उनका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। कहना न होगा कि उनकी भी रामेश्वरम के मंदिर में पूर्ण श्रद्धा थी और इसे वे संकोच रहित होकर कहा भी करते थे। परिवार में वे अकेले व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। वे सदैव ही महान व्यक्तियों, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधानों, चिकित्सा जगत में होने वाली प्रगति
आदि के बारे में बालक कलाम को बताते रहते थे। उन्हीं से कलाम को सकारात्मक सोच की भी प्रेरणा मिली, जो उनके संपूर्ण जीवन का मूलाधार बन गई। कलाम के व्यक्तित्व के निर्माण में अहमद जलालुद्दीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके बारे में श्री कलाम ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में विस्तार से लिखा है। बालक कलाम के जीवन में अहमद जलालुद्दीन की ही कोटि का एक स्थान एक अन्य मित्र शमसुद्दीन का भी था, जो एक समाचार पत्र वितरक थे और ईश्वर को समर्पित थे। समाचार पत्र ग्राहकों जो खुलकर तत्कालीन राजनैतिक समस्याओं पर बहस करते थे से संपर्क के कारण बालक कलाम राजनीति के संबंध में भी अधिक से अधिक जागरूक होता चला गया और हिटलर, महात्मा गांधी जैसे नामों से अनायास ही उसका परिचय हो गया। बालक कलाम के 3 अन्य मित्र थे, रामधन शास्त्री, अरविंद एवं शिव प्रकाशन। तीनों ही आस्थावान कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से थे। फिर भी कलाम से उनकी दोस्ती में कभी भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वयस्क कलाम के अति उदारवादी समरस धार्मिक व्यक्तित्व के निर्माण में वे सहायक रहे। प्रारंभिक शिक्षा। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक विद्यालय में संपन्न हुई। वे कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे, यद्यपि परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन औसत ही रहता था। केवल गणित के लिए यह बात सत्य नहीं थी, क्योंकि गणित उनकी अधिकतम रुचि का विषय था। अपने शिक्षकों के प्रति उनके मन में बहुत अधिक आदर था, गुरुओं के प्रति आदर भाव था। उनमें इतना घना था कि आत्मकथा में अपनी उपलब्धियों का श्रेय अन्यों के साथ उन्हें भी देना वे नहीं भूले। यही नहीं, आत्मकथा को धन्यवाद रूप में उन्होंने अपने माता पिता के साथ साथ गुरुओं को भी समर्पित किया। यह उनकी भावनाओं की गहराई को प्रकट करता है। सच तो यह है कि अपने विद्यालय के विज्ञान शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर के लिए आत्मकथा में उन्होंने नाम लेकर प्रशंसा और आदर सम्मान प्रदर्शित किया है। 5वीं कक्षा के बाद जब कलाम ने अपने जीवन के 14 वर्ष पूरे कर लिए थे, तब पिता ने उन्हें मुख्य भूमि पर रामनाथपुरम के नामी विद्यालय स्वार्ज उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलवा दिया। यहाँ छात्रावास में रहते हुए वे रामेश्वरम की यादों में खोए रहते, यद्यपि इससे उनके मेहनत करने में कोई कमी नहीं आने पाई। यहाँ भी उन्होंने अपने गुरुओं से विषय के अतिरिक्त भी बहुत कुछ सीखा और यही उनके व्यक्तित्व में उन आदर्शों को दृढ़ स्थान मिला जिन्होंने समय पर उन्हें एक महान वैज्ञानिक, स्वप्न दृष्टा और महामानव में परिवर्तित कर दिया। स्वार्ज में पढ़ते हुए उन्होंने अपने गुरु अय्यादुराई सोलोमन से जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य में उसकी उत्कट इच्छा और उद्देश्य को पूरा करने की अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसे उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। बड़े होते हुए बालक कलाम में आकाश के रहस्यों में गहन रुचि थी और बड़ी समुद्री चिड़िया को उड़ता देख उन्हें भी वैसा ही करने की तीव्र इच्छा होती थी। उन्हें विश्वास भी था कि एक दिन वे ऐसा अवश्य करेंगे। अपने इसी विश्वास के साथ वर्ष 1950 में उन्होंने इंटरमीडिएट तथा आगे बीएससी की पढ़ाई के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने अपने गुरुओं से जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा कि दूसरों को कुछ देने से असीम सुख है। उच्चतर शिक्षा एवं मातृभाषा से प्रेम। सेंट जोसेफ कॉलेज में उनमें अंग्रेजी साहित्य के प्रति रुचि जगी और उन्होंने बड़े बड़े अंग्रेजी साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ डाली, परंतु शीघ्र ही उनकी रुचि इससे थोड़ा हटकर फिजिक्स में केंद्रित हो गई। कॉलेज से बीएससी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने का मन बनाया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया।
उनका चयन भी हो गया, परंतु इस प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश बहुत अधिक खर्चीला था, जबकि उनके पिता के पास पर्याप्त धन नहीं था। ऐसे समय में बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी सहायता की और वे इस नामी गिरामी कॉलेज के विद्यार्थी बन गए। इस कॉलेज में उनका सबसे अधिक आकर्षण अपनी पूर्व की इच्छा के अनुरूप उन 2 विमानों के प्रति था जिनका उपयोग विमानों की मशीनरी को समझाने के लिए किया जाता था। यहाँ उन्होंने बड़ी लगन के साथ वैमानिकी का अध्ययन किया। उनकी सबसे अधिक रुचि नए इंजनों की रूपरेखा तैयार करने यानी एरोडायनामिक डिज़ाइन में थी। लगन और कभी हार न स्वीकारने की उनकी प्रवृत्ति का एक उदाहरण यहाँ मिलता है। यहाँ उन्हें अपनी समझ से एक निम्न स्तरीय आक्रामक वायुयान का नया डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। एक दिन उनके मार्गदर्शक निदेशक प्रोप्राइटर श्रीनिवास ने उनके द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण कर उसे नितांत असंतोषजनक घोषित कर दिया और यह भी कहा कि यदि 3 दिन के अंदर उन्होंने संतोषजनक डिजाइन तैयार नहीं किया तो उनकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। यह सुनकर कलाम स्तब्ध रह गए, क्योंकि समय बहुत कम था और छात्रवृत्ति ही उनकी पढ़ाई का सहारा थी। वे दिन रात कार्य में जुट गए। उन्होंने खाने पीने और सोने की कोई परवाह नहीं की। प्रोप्राइटर श्रीनिवास दूर से ही उन पर दृष्टि रख रहे थे। निश्चित अवधि में कार्य समापन पर था, यद्यपि अपने कमरे में अभी भी कलाम उसमें डूबे हुए थे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। कलाम चौंक गए और पाया कि वे प्रोप्राइटर श्रीनिवास थे जो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई और उनके कार्य को संतोषजनक कहा। इसके बाद ही श्री कलाम को अपने बारे में होश आया। अपनी कड़ी मेहनत से उन्हें सफलता प्राप्त कर ली थी। यहीं पर उन्हें एक अन्य प्रोप्राइटर स्पाइंडर से भी शाबाशी और सर्वोत्तम विद्यार्थी की उपाधि मिली। इतनी कठिन पढ़ाई के बीच भी उनका अपनी मातृभाषा तमिल के प्रति प्यार बना रहा और यह आज के विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वे इस विचार के थे कि विज्ञान की जानकारी का माध्यम भी तमिल जैसी सक्षम रामायणकालीन प्राचीन भाषा को बनना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने तमिल में वायुसेना निर्माण पर एक लेख भी लिखा जो प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक आनंद विकातन में छपा भी और इसके लिए उन्हें संपादक से पुरस्कार भी मिला। सक्रिय जीवन का प्रारंभ। अब्दुल कलाम अब अपनी शिक्षा के अंतिम दौर में थे। अंतिम चरण में उन्होंने वैमानिकी प्रशिक्षार्थी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ली में प्रवेश किया और विमान के कलपुर्जों का गंभीर अध्ययन किया। प्रशिक्षण पूरा होते ही नौकरी के लिए भारत के रक्षा विभाग के 2 स्थानों पर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। एक स्थान था वायुसेना में तथा दूसरा तकनीक विकास एवं उत्पादन निदेशालय में शोधकर्ता का। प्राथमिक चयन दोनों ही स्थानों पर हो गया और फिर साक्षात्कार के लिए उन्हें वायुसेना कार्यालय देहरादून तथा तकनीकी निदेशालय मुख्यालय दिल्ली में आमंत्रित किया गया। दूर दक्षिण से उत्तर भारत के भी उत्तरी भाग में अवस्थित देहरादून तक ही हवाई यात्रा कलाम जैसे एक सामान्य से युवक के लिए निश्चय ही उत्तेजना से भरी हुई थी। कहना न होगा कि पक्षियों की भांति उड़ने की चाह के कारण वे वायुसेना की नौकरी अधिक पसंद करते, यद्यपि अज्ञात कारणों से उनका नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में बहुत नीचे आया। फलस्वरूप उनकी आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो सकी। असफलता से उनका हृदय भारी हो आया और वे तनाव से मुक्ति की खोज में ऋषिकेश आ गए। पवित्र गंगा के निर्मल जल में स्नान कर उन्हें कुछ शांति मिली और तब उन्होंने वहीं एक आश्रम में रह रहे प्रसिद्ध संत शिवानंद जी से मिलने का मन बनाया। उनसे मुलाकात हुई तथा यह जानते हुए भी कि वे मुसलमान हैं, योगी शिवानंद ने भी बिना किसी भेदभाव के भरपूर स्नेह के साथ उनसे बात की।
कलाम यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अपनी मनः स्थिति के बारे में बिना कुछ बताए ही उन्हें योगी की ओर से जिस पहले प्रश्न का सामना करना पड़ा वह था, तुम इतने दुखी और विकल क्यों हो? कलाम अवाक रह गए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने वायुसेना में नौकरी पाने में असफलता की बात बताई। योगी के शांत चेहरे पर हल्का सी मुस्कुराहट आई और उसी क्षण कलाम की सारी विकलता दूर भाग गई तथा चित्त हल्का हो गया। अब योगी ने धीरे धीरे आध्यात्म की भाषा में उनसे जो कुछ कहा उसका आशय स्पष्ट था। ईश्वर ने जिस कार्य के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा है उसी के अनुरूप तुम्हें नौकरी मिलेगी और जीवन में तुम बड़ी सफलताएं प्राप्त करोगे। कलाम ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बाहर निकलकर अगले साक्षात्कार के लिए दिल्ली रवाना हो गए। यहाँ वह सफल रहे और वरिष्ठ विज्ञान सहायक के रूप में 250 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर वर्ष 1958 में उन्होंने तकनीकी निदेशालय में काम प्रारंभ कर दिया। उन्हें कार्य के लिए कानपुर केंद्र भेज दिया गया। कुछ समय बाद उन्हें वापस दिल्ली बुलाकर एक विशेष शोध दल का सदस्य बना दिया गया। 3 वर्ष के उपरांत बेंगलुरु में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना हुई और उन्हें इस प्रतिष्ठान में कार्य करने को कहा गया। उनके लिए निरंतर पान खाने वालों के नितांत देसी नगर कानपुर से उस समय को कुत्ते के साथ शाम को टहलने के लिए निकलने वाले साहबों के शहर बेंगलुरु तक का सफ़र अवश्य ही अत्यंत रोचक और रोमांचकारी था। वैमानिकी एवं रॉकेट निर्माण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ। बेंगलुरु में सबसे पहले एक दल के सदस्य के रूप में उन्हें होवरक्राफ्ट के भारतीय मॉडल के विकास का कार्य सौंपा गया। उनका दल इस कार्य में सफल रहा और भगवान शिव के बैल के नाम पर उसका नाम नंदी रखा गया। एक दिन भारत के मूर्धन्य वैज्ञानिक एवं मुंबई के विश्व प्रसिद्ध टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक प्रोप्राइटर MG मेनन वहां पधारे और उन्होंने नंदी का निरीक्षण करते हुए कलाम से कहा कि क्या वे उन्हें उसमें बिठाकर सैर करा सकते हैं। कलाम ने कहा अवश्य, और फिर उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। प्रोप्राइटर मेनन अत्यधिक प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद कलाम को इनकॉस्पार यानी इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया और संतुष्ट होने पर उन्हें उस प्रतिष्ठान में रॉकेट इंजीनियर की नियुक्ति दे दी गई। साक्षात्कार लेने वालों में एक नाम स्वयं प्रोप्राइटर मेनन का था, जबकि दूसरे व्यक्ति एक अन्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। 1962 में ही इनकॉस्पार ने थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र की स्थापना कर निर्णय लिया। स्पष्ट था कि अब कलाम का भविष्य स्वरूप ग्रहण करने लग रहा था। कुछ अवधि के पश्चात इनकॉस्पार ने उन्हें अमेरिका के विश्वविख्यात अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में 6 माह के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। लौटने पर 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से नासा में तैयार किए गए प्रथम भारतीय रॉकेट नाइक अपाचे को कलाम की व्यक्तिगत देखरेख में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और स्वर्णिम भविष्य का प्रारंभ था। इस सफलता में उत्साहित होकर प्रोप्राइटर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाने के सपने देखने लगे। उनका अगला लक्ष्य बना ऐसा रॉकेट SLV जिसकी सहायता से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। जब ऐसे पहले 2 रॉकेटों के निर्माण में कलाम और उनके सहयोगी सफल हो गए
तो उनके नाम भारतीय पौराणिक चरित्रों के नाम पर रोहिणी तथा मेनका रखे गए। 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण हुआ। इन रॉकेटों के निर्माण के साथ प्रक्षेपास्त्रों यानी मिसाइलों के निर्माण की भी राह अब खुल चुकी थी, क्योंकि दोनों में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। 1968 में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विज्ञान के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया, ताकि लक्ष्य अधिक सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ ही प्रोप्राइटर साराभाई ने डॉक्टर कलाम को अधिक उन्नत प्रक्षेपण यान SLV-4 को विकसित करने वाले दल के नायक का दायित्व सौंपा। 1968 में ही मद्रास के पास के श्री हरिकोटा नामक निर्जन द्वीप को उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। 30 दिसंबर 1971 को कलाम साहब के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक प्रोपराइटर विक्रम साराभाई का देहांत हो गया, परंतु इसके पूर्व वे कलाम की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें भारत के लिए रॉकेटों एवं मिसाइलों के निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करा चुके थे। इस क्षेत्र में अब्दुल कलाम की अत्यंत शानदार उपलब्धियां रहीं, जिनके कारण बाद में उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहकर पुकारा गया। रॉकेटों एवं मिसाइलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां। स्वयं कलाम के अनुसार यानी तेजस्वी मन इग्नाइटेड माइंड्स, रॉकेट क्षेत्र में उनका जीवन 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण वर्ष 1963 से 1982 तक था। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम किया और SLV-3 जैसे सक्षम प्रक्षेपण यान के निर्माण में नायक की भूमिका में रहे। SLV-3 400 किलोग्राम पेलोड वजन का सामान अंतरिक्ष में पहुंचा सकता था। अंततः इसी की सहायता से रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण 1980 में किया गया और इस प्रकार भारत विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कलाम को राष्ट्र से 1981 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया। 1981 में ही कलाम और उनके सहयोगियों ने एक अधिक उन्नत प्रक्षेपण यान PSLV का विकास संपूर्ण किया। इसके पूर्व भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में और भास्कर 1979 में प्रक्षेपित किया जा चुका था, परंतु ये कार्य विदेशी सहायता एवं विदेशी प्रक्षेपण केंद्रों से ही संपन्न हो सके थे। वर्ष 1976 में कलाम साहब के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बड़े भाई जलालुद्दीन तो पहले ही जा चुके थे। इन घटनाओं का उन पर गहरा असर पड़ा, फिर भी अपने कार्य में उन्होंने किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आने दिया। 31 मई सन 1982 से कलाम के रॉकेट क्षेत्र के जीवन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जब उन्हें DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने भूमि से भूमि पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी भूमि से हवा में मार करने वाली त्रिशूल तथा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, आकाश का सफलतापूर्वक विकास किया। वे एक टैंक रोधी मिसाइल नाग के निर्माण में भी सफल रहे। DRDO में ही उनके कार्य करते समय अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अग्नि के प्रारंभिक रूप का विकास किया गया। इन उपलब्धियों ने भारत को विश्व पटल पर सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा कर दिया। रॉकेट क्षेत्र के तीसरे चरण का प्रारंभ जुलाई 1992 से माना जा सकता है। 1992 से दिसंबर 1999 तक वे DRDO के मुख्य सचिव थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकाल था,
इसी अवधि में उनके निरीक्षण में रूस के सहयोग से ब्राह्मोस यानी भारत की ब्रह्मपुत्र एवं रूस की मास्को का निर्माण चल रहा था, जिसकी पहली प्रायोगिक उड़ान 12 जून 2001 को संपन्न हुई। इसी अवधि में वे भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग से भी संबद्ध रहे। उन्हीं की देखरेख में 1998 में राजस्थान में पोखरण के रेगिस्तान में भारत ने अपना दूसरा परमाणु विस्फोट किया, जिसने विश्व को स्तब्ध कर दिया। पहला विस्फोट 1974 में किया गया था। नवंबर 1999 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का महत्वपूर्ण पद संभाल लिया। पद्म सम्मान और राष्ट्रपति का पद। पद्म भूषण सम्मान तो अब्दुल कलाम को मिल ही चुका था। आगे की उपलब्धियों के लिए और देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने में सहायक होने के लिए 1990 में उन्हें पद्म विभूषण तथा 1997 में राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उनके इन सम्मानों से समस्त देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। वर्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्हें इस देश का राष्ट्रपति चुना गया। उनके इस चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं भी भारत रत्न सम्मान से अलंकृत का बहुत बड़ा हाथ था। समस्त देश ने भी इस चुनाव को जी भरकर सराहा। वे अत्यधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति सिद्ध हुए और अपने सरल, सहज तथा अहंकार रहित स्वभाव एवं जनता विशेषकर युवाओं के बीच घुल मिल जाने की सहज प्रवृत्ति के कारण उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा गया। आध्यात्म के प्रति बढ़ता आकर्षण एवं बच्चों से प्यार। इस महान वैज्ञानिक की न केवल शोध कार्य में रुचि थी, उसकी ईश्वर में भी असीम निष्ठा थी। साधु सन्यासियों की आध्यात्मिक उपलब्धियां उन्हें सदा ही अभिभूत कर देती थी। योगी शिवानंद से उनकी ऋषिकेश में मुलाकात का वर्णन किया जा चुका है। 30 सितंबर 2001 को उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यद्यपि वे सुरक्षित रहें, परंतु इस घटना ने उनकी जीवन धारा को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया। वे अब अध्यात्म और शिक्षा के बारे में और अधिक सोचने लगे। इसी के चलते 2 अक्टूबर 2001 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर वे केरल के कोल्लम में अमृतानंदमयी से उनके आश्रम में मिले। माता ने उन्हें शिक्षा और अध्यात्म के एकीकरण का उपदेश दिया। इसी से प्रेरित होकर वे अब बराबर विद्यालयों में जाने लगे और स्कूली बच्चों से मुलाकात करने लगे। यह कार्य उनके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद भी जारी रहा और जीवन के अंत तक उन्होंने लगभग 50,000 बच्चों से मुलाकात कर ली थी। उन्हें बच्चों और किशोरों से इतना अधिक प्रेम था कि वे उनके बीच में कूद पड़ते थे और हंसते हुए उनसे एकाकार हो जाते थे। ऐसे समय यह समझ पाना कठिन हो जाता था कि वे एक महान वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति थे या एक बहुत बड़े परिवार के दादाजी। लेखक को याद है कि वर्ष 2011 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की ओर से आयोजित 8वीं से 12वीं कक्षा तक के उत्तरी हरियाणा के विद्यार्थियों के साइंस कॉन्क्लेव कार्यक्रम में उनका उद्बोधन हुआ। शीघ्र ही उन्होंने अपनी वाक कुशलता से युवा हृदयों के साथ संबंध स्थापित कर लिया। अंत में उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा कि जब वर्ष 2020 में जीवित भारतीय चंद्रमा पर जाएंगे तो उनमें से कौन कौन साथ जाना चाहेगा। उत्साहित विद्यार्थियों ने हाथ उठाकर एवं स्वर में उत्तर दिया, हम। और तब उनका प्रत्युत्तर था, ठीक है, वे वहाँ पर उन सबकी प्रतीक्षा करेंगे। यह सुनकर संपूर्ण हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रत्येक अनुभव कर रहा था जैसे यह व्यक्ति उनकी उंगली पकड़कर उन्हें चाँद तक अवश्य ही ले जाएगा और वहाँ पर उन्हें घुमाए फिराएगा। निश्चय ही यह एक अभूतपूर्व दृश्य था।
बच्चों के प्रति अपने अतिशय स्नेह के कारण ही अब्दुल कलाम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तेजस्वी मन इग्नाइटेड माइंड्स गुजरात के आनंद के एक विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा स्नेहल ठक्कर को समर्पित की है, जिसने उनके प्रश्न हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है का उत्तर दिया है। गरीबी ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। माता अमृतानंदमयी के अतिरिक्त 2000 के दशक में उन्होंने और भी संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। 2001 में अहमदाबाद की स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख महाराज, राजकोट के रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलेश्वरानंद एवं कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य से उनकी आध्यात्मिक मुलाकात हुई। राजकोट के आश्रम में तो जब वे पहुँचे तो कीर्तन चल रहा था और थोड़ी ही देर उसे सुनने के बाद वे इतने मगन हो गए कि अपनी सुध-बुध खो बैठे। जैसा कि लिखा जा चुका है, उन्हें अपने घर से ही अभ्यास और ईश्वर भक्ति के संस्कार मिले थे। इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। रामेश्वरम द्वीप पर प्रतिवर्ष श्री राम और माता सीता के विवाह की पुनरावृत्ति की जाती है और संपन्न हो जाने पर मूर्तियों को रामर थीरम नाम के विशाल और अत्यंत गहरे कुंड के बीच बने मंडपम की परिक्रमा कराई जाती है। मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटती है। उस वर्ष मूर्तियां दुर्घटनावश कुंड में गिर गईं। कलाम साहब के परदादा ने बिना किसी बात का विचार किए डुबकी लगाई और मूर्तियों को निकाल लाए। इस बात पर प्रसन्न होकर मंदिर के पुजारी ने उन्हें सार्वजनिक सम्मान प्रदान किया। ऐसे ही संस्कारों के कारण कलाम ने ऋग्वेद के इस श्लोक को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लिया था। आनो भद्र कृत्वा येन तु विश्वात्मा। श्रेष्ठ विचार को हर दिशा से अपने अंदर आने दो। इसी कारण वे सदैव सर्वधर्म समभाव के समर्थक बने रहे और उनमें धार्मिक कट्टरता कभी नहीं पनपी। यही नहीं, वे सदैव इस विचार का प्रतिपादन करते रहे कि प्रौद्योगिकी के विकास का यह अर्थ नहीं कि हम आध्यात्मिक विकास को रोक दें। तेजस्वी मन, अन्य शोध कार्य। वैज्ञानिक कलाम के चरित्र की विशेषता थी कि किसी भी शोध प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए वे समस्या का सांगोपांग यानी संपूर्ण अध्ययन करते थे और प्रत्येक समस्या का हल स्वयं ढूंढने में लग जाते थे। इस आदत के कारण रॉकेटों, प्रक्षेपण यानों आदि के निर्माण के दौरान वे और भी बहुत कुछ कर सके। 1998 में उन्होंने हृदय रोग विशेषज्ञ श्री सोमाराजू के साथ मिलकर सबसे पहले भारतीय और सस्ते कलाम राजू स्टेंट का निर्माण किया। आज हजारों हृदय रोगी जिनकी धमनियां सिकुड़ चुकी हैं, उन्हें खुले रखने के लिए इसी स्टेंट का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत में उपलब्ध बेरिल खनिज से बेरिलियम जैसी बहुमूल्य धातु के निष्कर्षण की पूरी तकनीक का भी उन्होंने विकास कर लिया और विदेशों पर देश की निर्भरता समाप्त कर दी। शिक्षा के प्रति समर्पण। जनता का यह अपना राष्ट्रपति 2007 से पदमुक्त हुआ। इसके बाद उन्होंने स्वयं को शिक्षा को समर्पित कर दिया, जिसकी चाह उनमें सदैव से थी। वे इस विचार के पक्के समर्थक थे कि शिक्षा का अध्यात्म के साथ समन्वय आवश्यक है। वे शिक्षा के माध्यम से भारत के महान अतीत को उसके उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ना चाहते थे। वे इस विचार के भी थे कि विद्यार्थियों को प्राचीन भारत की युगांतकारी वैज्ञानिक उपलब्धियों से अवश्य ही परिचित कराया जाना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी मन में लिखा है कि जब हम भारत को उसके गौरव के साथ उसके अतीत को आधार मानकर स्वीकार करेंगे, तभी हम शांति और समृद्धि से भरपूर सभी के लिए एक समान भविष्य की उम्मीद रख सकते हैं।
जहाँ सृजन होगा और संपन्नता होगी, हमारा अतीत हमेशा हमारे साथ है। इसे संभाल कर रखना है, न कि राजनैतिक उठापटक के चलते नष्ट कर देना है। वैज्ञानिक कलाम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत 2020 यानी इंडिया 2020 में भारत के संपूर्ण विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसमें उन्होंने नदी जोड़ योजना, अधिक उन्नत रॉकेटों एवं मिसाइलों के निर्माण, उन्नत प्रौद्योगिकी प्रगति यानी एडवांस्ड सेंसरों आदि पर प्रकाश डाला है। विलक्षण व्यक्तित्व। वे ऐसे व्यक्ति थे जो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सदैव ही भारत के भविष्य के बारे में ही सोचते रहते थे। सच तो यह है कि भारत उनकी आत्मा में बसता था। इसलिए जब 27 जुलाई 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली 27 जुलाई 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली तो समस्त देश शोक सागर में डूब गया। देश एवं विदेश से श्रद्धांजलि का तांता लग गया, जिसमें उनके गुणों एवं कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। उस दिन देश का महामानव, एक सच्चा भारतीय और समस्त भारत के बच्चों के दादाजी सदैव के लिए शांत हो गए थे। एक ऐसा महान व्यक्ति चला गया था जिसने राष्ट्रपति रहते हुए अपने परिवारजनों के दिल्ली आने पर उनका खर्च भी अपने वेतन से दिया। एक ऐसे राष्ट्रनायक का अवसान हो गया था जो देश के आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन एवं सर्वधर्म समभाव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। एक ऐसा विज्ञानवेत्ता चला गया था जो महर्षि अरविंद द्वारा 1911 में लिखे गए सॉन्ग ऑफ ह्यूमैनिटी के इन शब्दों को साकार करने के लिए कटिबद्ध था कि एक समय ऐसा आएगा जब भारतीय मेधा अपने ऊपर छाए अंधकार को झिंझोड़ कर दूर फेंक देंगे। उनकी कमी आज भी इस देश में निश्चय ही अनुभव की जा रही है और सदैव की जाती रहेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।